आवाज बंद करो अपना। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आज का डेट 29 जनवरी 2022 चल रहा है। देखते देखते महीना भी खत्म हो गया। ओके, फिफ्थ सेमेस्टर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चैप्टर बहुत सा फिनिश हो चुका है और ये लास्ट चैप्टर चल रहा था मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स टूल। तो उसमें ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स जो प्रॉब्लम होता है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, कौन कौन सा टाइप का मेंटेनेंस करते हैं हम लोग हैं, वो सारी चीज को देखे थे हम लोग हैं। उसके बाद कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किए थे हम लोग, जैसे कि साइकिल रिपेयरिंग साइकिल एनालिसिस होता है हमारा, मैनुअल रिकॉर्ड्स होता है वो देखते हैं, वो देखें। मैनुअल हमारा जो कुछ रिकॉर्ड्स करते हैं, कैसे हमारा प्रोसीजर चलता है वो चीज हम लोग देखें, कौन कौन से स्टेप हम लोग उठाते हैं वो सब कुछ देखते हैं। जल्दी से तुम लोग आओ, ठीक है? क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू 5 मिनट के बाद। जिसको आना जल्दी से आ जाओ। ओके, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, इसको बोलेंगे TPQ। कभी कभी बोलते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बोल सकते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। TMQ नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी है, नॉट प्रोडक्शन। यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है इसका मैं मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। एक होता है प्रोडक्शन, बस ये डिफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ है। तो प्रोडक्शन का माना होगा कि पैदावार होना, इसको हिंदी में लिख दें तो पैदावार, वो चीज कितना पैदावार हुआ, कितना ज्यादा हुआ। प्रोडक्टिविटी जो होता है वो पैदावार के साथ एक फैक्टर को हम साथ लेके चलते हैं, उसको बोलेंगे पैदावार समय के साथ। वो हिंदी थोड़ा लिख जाए, तुमको एग्जाम में साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ फैक्टर का मतलब हो गया कि सिर्फ यहाँ पे बताया कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी कितने साल में पैदा हुआ, 10 साल में हुआ कि 20 साल में हुआ कि 30 साल में, उसका मतलब नहीं हुआ। वो सिर्फ प्रोडक्शन की कितना पैदावार हुआ। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होता है वो समय के साथ आता है, और ये जब भी आएगा तो रेशियो के रूप में आएगा, मतलब अनुपात के रूप में आएगा। तो पैदावार समय के साथ, और किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन, इसका जो प्रॉफिट है, इसकी जो कंपनी की जो एफिशिएंसी है, वो उसके प्रोडक्शन पर नहीं निर्भर करता है, उसका निर्भर करता है उसकी प्रोडक्टिविटी पर, कि वो कितना इसकी प्रोडक्टिविटी देती है। एग्जाम्पल के अनुसार हम बता सकते हैं, कोई कंपनी है, कंपनी ए, कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है। बस इसको समझ जाओगे, डेफिनेशन अपने साथ समझना है, बहुत सिंपल चीज, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल में जाएंगे।
अब कंपनी क्या करता है कि वो कोई प्रोडक्शन करता है, इसकी जो प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन मान लेते हैं कि 500 क्वांटिटी करता है, 500 क्वांटिटी इसकी प्रोडक्शन है। कंपनी बी की जो प्रोडक्शन है वो 400 क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को देख के बोलेंगे कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा किसका है, तो हम तो देख के बोलेंगे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कि कंपनी ए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम समय दे देंगे, फॉर एग्जांपल टाइम, प्रोडक्शन के साथ जो टाइम हो रहा है, दिखाई दे रहा है टाइम, अगर ये कंपनी ए जो है वो मान लेते हैं कि वो 2 ईयर 2 साल लेता है, नहीं 2 साल बहुत ज्यादा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये मान लेते हैं कि 5 डेज 5 दिन लेता है फॉर द 500 क्वांटिटीज। लेकिन ये जो क्वांटिटी है वो 202 डेज लेता है इसको पैदा करने। अब प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा किसकी अच्छी, तो प्रोडक्टिव होता है प्रोडक्शन बाय टाइम, प्रोडक्शन बाय टाइम इक्वल टू प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट कंपनी। डू नॉट जस्ट डिवाइड, जस्ट डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो डिवाइड देंगे तो उसको प्रोडक्टिविटी जो होगा, प्रोडक्टिविटी वो होगा 500 डिवाइड बाय 5। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को। हाँ, तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगा 500 भागा 5, तो रिजल्ट आ जाएगा 100। और अगर तुम इसको भाग दोगे तो आ जाएगा तुमको कितना, 400 बटा 2 मतलब 200, तो 400 बटा 2 ये निकल के 200। तो प्रोडक्टिविटी कंपनी ए की ज्यादा है, ए का ज्यादा है प्रोडक्टिविटी कंपनी ए से, कंपनी बी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है कंपनी ए से। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी, तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा है, तो प्रोडक्शन ए का ज्यादा है बी से। लेकिन जैसे हम टाइम का अनुपात ले लेंगे, टाइम को अगर हम फैक्टर मान के चलेंगे तो इस दोनों के रेशियो को बोलेंगे एज ए प्रोडक्टिविटी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी या क्वालिटी ये बताता है कि इस समय में कितना कोई ज्यादा इसका होगा। ये कैसे हो पाएगा, ये सब कुछ फैक्टर तो होगा, कुछ मुमकिन तो होगा कि कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, हमें ये चीज है। तो ये फैक्टर बहुत सारा है, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा चैप्टर है वो मेंटेनेंस के अनुसार, ओके, मेंटेनेंस का चैप्टर में ही तुमको दिया हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये टोटल क्वालिटी प्रोडक्शन। ये बता, इसमें हम ज्यादा ये फोकस करेंगे मेंटेनेंस को लेकर कि हम कितना मशीन को मेंटेनेंस रख सकते हैं। उदाहरण और एग्जांपल, अगर कोई मशीन कोई चीज को बना रहा है, अगर उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर पाए, मेंटेनेंस हम ठीक से नहीं कर पा रहे, उसका मेंटेनेंस सही से मेरा नहीं है, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि प्रोडक्शन मेरा रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक जाने का मतलब है कि वो टाइम ज्यादा लेगा। और अगर हम मशीन को मेंटेनेंस अच्छा किए हुए हैं, हम हर बार इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो हमें कम समय में प्रोडक्शन देगा। 5 दिन ज्यादा लगने का मतलब यहाँ पे ये है, तो फैक्टर बहुत सारा है। लेबर फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पे लेबर ज्यादा होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो सारे फैक्टर को हम हटा दे, सिर्फ हम मेंटेनेंस को देखते, मशीन को अगर मेंटेनेंस करके रखते हैं हम लोग हैं, तो हम बहुत चीज को फैक्टर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी 400 ही प्रोडक्शन है, लेकिन प्रोडक्टिविटी 200 इससे मतलब 100 गुना इससे ज्यादा है। तो 100 गुना मतलब 2 टाइम्स इससे ज्यादा इसका प्रोडक्टिविटी है। तो इसमें इसकी मशीन की मेंटेनेंस इसको बहुत अच्छा किया गया होगा, इसको हर समय इसका ग्रीसिंग, इसका ऑयलिंग किया गया होगा, इसको इंस्पेक्शन किया गया होगा, स्मॉल मीडियम जो हमने कहा था रिपेयरिंग साइकिल एनालिसिस, वो भी काम करके देखे हुए होंगे कि हाँ इसमें कौन सा प्रॉब्लम आया होगा।
तो आगे आखिर अगर मेंटेनेंस हम अच्छा करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता चला जाएगा उसका, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट। तो प्रोडक्टिविटी अगर हम ज्यादा करना, ये तो हो गया कि प्रोडक्शन की तो बढ़ाना है, प्लस इसमें एक फैक्टर हो जाएगा कि मिनिमम कॉस्ट, हमारा कॉस्ट भी मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कॉस्ट हमको भगा, तो इससे करने से फायदा क्या होगा, इससे करने से ये फायदा होगा, फाइनली फायदा ये होगा कि कॉस्ट जो होगा मिनिमम कॉस्ट हमें मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट हम पहुंच जाएंगे, इस मेन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉस्ट का क्या मतलब है, सोच कर देखते हैं। यहाँ पे 5 दिन काम कर रहा है, 5 दिन में 500 प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कि 5 दिन मजदूर काम किया होगा। अब 5 दिन मजदूर काम किया होगा तो मजदूर के साथ साथ और सारा चीज जो फैक्टर जो कॉस्ट है वो मेरा भाग गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल का, तुम इन्वेंट्री कंट्रोल पता नहीं पढ़ेंगे नहीं, या हो सकता है कि 6 सेमेस्टर में तुम पढ़ोगे इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट में इस टॉपिक आता है। मतलब कि इन्वेंट्री का मतलब एक तो हो गया मिनिमम कॉस्ट कम करना, इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम होता है मेरा, इन्वेंट्री कॉस्ट वो भी मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब हुआ कि कोई जब सामान तैयार हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो कि हमको कुर्सी चेयर बनाना है लकड़ी का, तो एक तो कच्चा माल आया, कच्चा माल आया कहीं रखते हैं, रखने के बाद उसको बनाने में प्रोसेसिंग चलता है, प्रोसेसिंग बनाने के बाद जो माल तैयार हो जाता है उसको बेचने के लिए रखना पड़ता है। तो ये सब जो रखने के लिए जो हमें जमीन चाहिए, उसको जो कॉस्ट बैठा, जैसे मान लो कि स्टोरेज, जो हम लोग एक जगह जमीन जो बना देते हैं बड़ा सा रूम जिसमें हम लोग सब सामान को रखते हैं, तो उसका भी तो कॉस्ट भाग रहा है, उसका भी तो रेंट भाग रहा है, उसका जो बिजली खर्च दे रहे हैं उसका तो मेरा खर्च बैठ रहा है। तो ये सारा कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीज तैयार हो चुका है वो सेल नहीं हुआ है, या सेल करने के लिए उसको हम कहीं रखे हुए हैं, तो रखने के लिए ऐसा नहीं कि खुले आसमान में छोड़ देंगे बरसात के मौसम भीगने के लिए, तो हम उसका एक अच्छा सा रूम बना देंगे, उसमें ऐसा भी रूम होना चाहिए जैसे कि चूहा घुस के काट रहा, तो सारा मेंटेनेंस हम करते हैं रूम के लिए, हम उसको लाइट देंगे। अगर कोई चीज ऐसा है जो टेम्परेचर पे फैक्टर पर काम कर सकता है, गर्मी के मौसम में हो सकता है चीज खराब हो जाए, तो हम उसको ठंडा रखेंगे, मतलब उसको आरएसी का यूज करेंगे, रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज करेंगे। तो इस तरह कॉस्ट हमारा क्या हुआ बढ़ते चल जाएगा। तो हम मिनिमम कॉस्ट रखेंगे तब कि हमारी समझे, आवाज बंद करेगा तुम लोग, तो क्या होगा कि दिन जितना कम होगा हमारा कॉस्ट ऑटोमेटिक उतना ही कम हो जाएगा। तो ये कम मुमकिन होगा अगर हमारा मशीन देखो सारा चीज को हम एक ही फैक्टर में जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही है मेंटेनेंस करना मशीन टूल का, तो मशीन टूल का मेंटेनेंस सही रहा, सही वक्त पे करते चले जाएंगे, तो हमारा बहुत सारा चीज पे प्रभाव पड़ेगा, उसके इफेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा कॉस्ट पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारा चीज होता, तो हमारा एक मिनिमम कॉस्ट हुआ, तो मिनिमम कॉस्ट का मतलब हो गया इन्वेंट्री कॉस्ट हमारा भाग जाएगा, प्लस कम दिन यूज करेंगे तो लेबर कॉस्ट भी कम बैठेगा, क्योंकि कम दिन हमको यहाँ पे भी 2 ही दिन पर काम करना पड़ रहा है, तो 2 दिन यहाँ 5 दिन, तो लेबर कॉस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारा कॉस्ट जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि हम कस्टमर को भी कम पैसे पे चीज मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मशीन टूल का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हमेशा कि बाइक का एग्जांपल लेते कि बाइक का मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो बस शुरुआत में तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, 500 रुपये मोबिल चेंज करने का दाम 350-400 रुपये लेता है, लेकिन अगर नहीं मेंटेनेंस करोगे 3-4-5 महीना के बाद तो ऐसा हो कि इंजन तुम्हारा सीज हो जाएगा, तो जहां 400 लगता था वहां पे तुम्हें 15,000 रुपये लगेगा, तुम्हारा कॉस्ट भाग गया। तो वो चीज इसलिए यहाँ पे है कि वो मेंटेनेंस कौन सा फैक्टर पे काम कर रहा है, जिसके कारण हम कौन कौन सा फैक्टर पे हम हमें फायदा हो सकता है। तो ये मेंटेनेंस का टाइप था, हमने जितना भी मेंटेनेंस का टाइप हमने पढ़ा है, चाहे वो प्रिवेंटिव हुआ, चाहे वो ब्रेक डाउन हुआ, चाहे वो शेड्यूल हुआ, चाहे वो करेक्टिव टाइप का मेंटेनेंस हुआ, वो सारा मेंटेनेंस को हम लोग करते रहते हैं और करना जरूरी भी है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारा टाइम बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है।
तो टाइम को रिड्यूस करना हमको है, देखो टाइम को रिड्यूस करना है, अगर टाइम को रिड्यूस करना है तो हम इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर को और देखते हैं, जैसे पॉट या सीपीए, एक तरह का टेक्निकल हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि मिनिमम टाइम में कौन सा प्रोडक्शन कैसे हम लोग लेके चल जाते हैं हम लोग हैं। तो उसको भी ओवरव्यू देख लेते हैं, कहता है कि ये सारा चीज प्रोडक्टिविटी हमें टाइम को ही लेके चलना पड़ता है, तो टाइम के साथ कैसे हम लोग सही पाथ सही रास्ता चुन सकते हैं हम लोग हैं। तो सीपीएम जो होता है उसका नाम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, तो थोड़ा उसको एक हल्का सा ओवरव्यू देखें, जबकि ये चीज तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिखाना चाहते हैं कि कैसे इसमें यूज करते हैं उसको हम लोग हैं, कि टाइम कितना बड़ा फैक्टर होता है, टाइम को कैसे हम इसमें एनालिसिस करते हैं ताकि हम मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट तक मिनिमम कॉस्ट से हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये मुमकिन कब होगा? जब मशीन हमारा सही होगा, जब मशीन सही होगा तभी मुमकिन हो पाएगा। मशीन खराब हो गया तो फिर तुम्हारा तो कॉस्ट वो 1 दिन 2 दिन 4 5 6 दिन हो सकता 10 दिन लग जाओ ठीक होने पे, प्रोडक्शन रुका रहेगा। तो मशीन खराब हो गया मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन रुक गया, तो प्रोडक्शन रुक गया मतलब तुम्हारा कॉस्ट ऑटोमेटिक वो भागता चला जाए, क्योंकि भैया जो लेबर कॉस्ट हो तो काम आया हुआ उसको तो लेबर चाहिए। इन्वेंटरी कॉस्ट वो तुम्हारा तो रेंट मकान बिजली तो चल ही रहा है, तो साथ में कॉस्ट नहीं रुक रहा, उसमें कॉस्ट जा रहा है लेकिन प्रोडक्शन जीरो है। इसीलिए मशीन को मेंटेनेंस करना बहुत सारा, जितना चीज हम जो बोल रहे हैं ना, बस इसी चीज को टोटल प्रोडक्टिविटी क्वालिटी कंट्रोल में सबको लिख देना है, ठीक है, अपना वर्ड बाय वर्ड करके क्या यहाँ पे करना, क्या कैसे कैसे नहीं करना। एग्जांपल जरूर दे सकते हो कि हाँ एग्जांपल कैसे है, ये एग्जांपल के साथ कॉस्ट को तुम जोड़ सकते हो कि कॉस्ट क्या, लेकिन टाइम बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ओके, तो टाइम को भी देख लेते हैं, सीपीएम के क्रिटिकल जो पाथ मेथड है उसमें कैसे इस चीज को हम लोग टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम टाइम कॉस्ट को कैसे हम उस पाथ को लेके चलते हैं। पाथ कैसे होता है, जैसे एक मशीन, जैसे हमारा वर्कशॉप है उसमें लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, शेपर मशीन है, कटर है, वेल्डिंग मशीन है, ये सारा हमारा मशीन पार्ट होता है, और उसी का एग्जांपल लेके हम तो सीपीएम को भी दिखाएंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड, एग्जांपल को सिंपल कर लेंगे, 2 से 4 यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसमें और चीज को जोड़ चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रहा है कोई प्रोसेस है, कोई यहाँ पे जो ए बी सी डी एक प्रोसेस को बता रहा है, जैसे ए कोई प्रोसेस है, बी कोई प्रोसेस है, सी कोई प्रोसेस है, डी कोई प्रोसेस हुआ। तो जैसे मान लेते हैं ए कोई प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, कटर होंगे, कटिंग, यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, पहला प्रोसेस। कटिंग करने के बाद उसको बी को भेजेंगे हम, बी के लिए क्या होगा, तो वहां पे होगा लेथ मशीन से कटिंग होगा, ठीक है, बी के प्रोसेस में। उसके बाद होने के बाद उसको सी के पास भेजेंगे, सी प्रोसेस में मान लेते हैं यहाँ पे मेरा मिलिंग शेपर में कुछ कटिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद होने के बाद लास्ट में कहाँ भेजेंगे, वेल्डिंग के पास भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वेल्डिंग होगा। तो ये सारा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग में, जब भी करते सब सारी प्रोसेस को ऐड करते, कटिंग हो रहा है, लेथ हो रहा है, शेपर हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, ये सारा हमारा प्रोसेस होगा। अब हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर से 2 नंबर। 2 नंबर मतलब कोई एक प्रोसेस है, जैसे ए बी एक प्रोसेस है जो कि 1 पाथ से शुरू हुआ 2 पाथ तक वो चला जाएगा, मतलब टाइमिंग लग रहा है ए से लेकर बी। इसमें ए में कितना टाइम लगा, 2 मिनट या 2 आवर लगा, यहाँ मान लेते हैं कि 2 मिनट या 2 आवर लगा प्रोसेस। अच्छा, अब क्या करने के बाद क्या होगा कि अब 2 से प्रोसेस जाएगा, मेरा भी एग्जांपल लेते हैं ऐसे कि चलो भाई ये 2 से 3 कोई प्रोसेस जा रहा,
प्रोसेस का नाम हो गया मेरा बी, इसमें तुमको लग रहा है 4 मिनट, ठीक ना। ये डिटेल में बस हल्का से व्यू दे रहे हैं। उसके बाद फिर तुमको यहाँ पे 5 जो सी प्रोसेस हुआ, मान लेते हैं कि सी से तुमको यहाँ पे लग रहा 4 नंबर जो कि सी है, जिसमें तुमको लग रहा 5 मिनट, एक मेथड हो गया। उसी बात तुमको एक और मेथड जैसे डी मेथड है, तुमको यहाँ से हम यहाँ पहुंचा दिए, ये 4 से 5 एक प्रोसेस हुआ जिसका नाम तुमको डी से रिप्रेजेंट किया गया, जिसका टोटल टाइम तुमको लगा 7 मिनट। तो ये प्रोसेस जो कंप्लीट हो रहा है, शुरू हुआ 1 से एंड हुआ 5 में, तो इसका रास्ता तो यही हुआ। मान लेते हैं कोई एक ऐसा रास्ता हम चुन लेते हैं, यहाँ पे कोई एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते में हम ऐसा दिखाते हैं कि भाई 3 नंबर से कोई रास्ता पहुंचा दो 6 नंबर पे, जिसका प्रोसेस हुआ ई और ये टाइम लेता है 3। मतलब यहां तक पहुंचने का एक रास्ता है कि हम 3 के बाद से हम दूसरा प्रोसेस लेकर चल जाएं, उसके बाद फिर हम यहां से इसको जोड़ दें ABCDEF, इसमें तुमको लगा 2 मिनट ऐसा प्रोसेस। तो इसे कितना कितना रास्ता बन सकता है, इसका रास्ता बन सकता है 1 2 3 4 5, एक बन सकता है 1 2 3 6 5 4 5, ऐसे कर सकता है। इसके बाद बहुत सा रास्ता जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया मेरा कितना 7 नंबर जोड़ सकते हैं। इसका टाइम कितना EF, यहाँ पे G मान लेते हैं, टाइम 8 मिनट। फिर उसके बाद हम भी सीधे यहाँ जोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो गया 5 GH, यहाँ पे H मान लेते हैं, और इसका जो टाइमिंग लग रहा वो तुमको लग रहा 10 मिनट। तो कंपनी में ऐसा ही होता है, जब कोई प्रोसेस होता है तो कंपनी प्रोसेस के बाद मान लेते हैं यहाँ से यहाँ भी जोड़ देते हैं GHI, यहाँ पे I मान लेते हैं, टाइम 2 मिनट। तो ऐसा प्रोसेस होता है कि एक प्रोसेस शुरू हुआ यहाँ से, शुरू हमेशा यही से होगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि हमेशा जो भी रास्ता से करना है हमेशा 1 से ही शुरू होगा और अंत तुमको 5 में ही होगा। तो हमको रास्ता कैसे कि पहले 1 से 2 करें, फिर 2 से 7 करें, 7 से यहाँ पहुंच सकते हैं, फिर कर सकते हैं 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7, 7 यहाँ पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ जैसे नहीं होता बचपन में जो खेलते चूहा की एंड पॉइंट है, इसको यहाँ तक पहुंचाना है, तो यहाँ से हम ऐसे पहुंचा सकते हैं, इसको फिर हम लोग ऐसे पहुंचा सकते हैं, फिर इसको डायरेक्ट ऐसे पहुंचा सकते हैं, फिर इसको ऐसे करके ऐसे मतलब बहुत सारा रास्ता हो सकता है इसमें है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में हमें कम समय में कोई रास्ता बनाना है, तो कम समय में हमें रास्ता बनाना है, तो ये देखना है कि सबसे कम से कम समय किसमें ले रहा है, वो तुमको देखना होगा। तो उसी रास्ता को हमें अपनाना है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो इसमें तुमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये बताने के लिए बताएं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, उसमें लेथ मशीन होगा, मिलिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, कटर होगा, वेल्डिंग होगा, जितना प्रोसेस होना होगा वो होगा। तो सब जो प्रोसेस होता है बाबू, तो ऐसे मान लो ये लेथ मशीन का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से होके वो जाएगा कहाँ जाएगा, मिलिंग मशीन में जाएगा, तो फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा वो कटर में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर वो ड्रिलिंग में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर वेल्डिंग में जाएगा। तो ऐसा सब मशीन, इसको बोलते हैं स्टेशन, क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं सबको हम, इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन, मतलब जहां काम होता है। तो अब क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वर होगा वो यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा कि एक लेथ मशीन में काम करने में कितना समय लगता है, उस समय को लिखेगा कि इसमें करने पे 5 मिनट लगा। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में ये जो रास्ता है, ये तो रास्ता भी तो टाइम लेगा ना, ऐसे तो नहीं कुछ हल्के से चला जाएगा तुमको मशीन में, तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। अब मान लेते हैं इस ट्रेवलिंग में तुमको टाइम लिया 2 मिनट, ये बहुत बड़ा चीज होता है मैन्युफैक्चरिंग में कि हम टाइम को कैसे मिनिमाइज करें। उसके बाद अब प्रोसेसिंग, एक हुआ तुमको कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय कितना लिया, एक होता है प्रोसेसिंग टाइम, जैसे यहाँ पे 5 मिनट, ये क्या, ये प्रोसेसिंग टाइम हुआ क्योंकि काम करने में कितना समय लिया, ठीक है। काम करने में जैसे कोई हम लेथ मशीन ऑन करते हैं, हम जॉब पे डाल दिए,
डालने के बाद उसको कटिंग करने पे, उसको टैपिंग करने पे, जो भी लेथ मशीन में प्रोसेस किया जाता है, कोई भी एक प्रोसेस करने में जितना समय लिया वो कहला दिया उस चीज के लिए प्रोसेसिंग टाइम। अब प्रोसेसिंग टाइम करने के बाद तो क्या करते हैं, फिर लेथ मशीन को बंद करते हैं। लेथ मशीन को बंद करने के बाद फिर लेथ मशीन का चक खोलते हैं, फिर जॉब पीस को निकालते हैं, फिर जो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ता है वो करते हैं। जैसे मान लो कि ये लेथ मशीन ही का पूरा हो सकता है, जैसे लेथ मशीन का ये पूरा है, तो लेथ मशीन पहला क्या किए कि हम लोग कटिंग किए, कटिंग करने के बाद अब जो असेंबल और डिसअसेंबल, क्योंकि हमें चक खोलना पड़ेगा, हमें चक, क्योंकि हमको फिर दूसरा प्रोसेस करना होगा, तो लेथ मशीन को ऑफ करना होगा, फिर चक खोल के जॉब पीस को चेंज करना या उसी जॉब पीस को तो उल्टा पुल्टा करना होगा। तो ये सारे चीज करने में समय लगता है, तो वो हमारा समय यहाँ पे यूज होगा। तो ये यहाँ पे होगा कि इसको चेंजिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है, या चेंजिंग टूल टाइम बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टूल चेंजिंग टाइम, टूल चेंजिंग टाइम। ये सारा समय को काउंट करते हैं। तो जो हमने कहा था कि प्रोडक्टिविटी जो है टाइम के साथ काउंट होगा। तो जो किसी में 5 दिन लगा, किसी में 4 दिन लगा, किसी में 2 दिन लगा, वो 2 दिन क्या है, लेबर को काम करना 2 दिन नहीं हुआ, उसमें सभी चीज काउंट होता है। पहला काउंट होगा प्रोसेसिंग, फिर समय जब वो मान ले कि हमको ड्रिल करना होगा, तो टूल चक को खोलना होगा, खोलने में समय लगता है 1-2 मिनट, उसको खोल के जाना होगा ड्रिलिंग मशीन के पास, फिर वहां जाके टूल को लगाना पड़ेगा। तो ये सारे को समय को काउंट करना पड़ता है, वो कहलाता है टूल चेंजिंग टाइम। फिर आप यहाँ पे काम करवाएंगे, उसका मशीनिंग होगा। और अचानक यहाँ पे मेरा मशीन खराब हो गया, यहाँ पे ये मशीन मेरा ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन होने का मतलब हो गया कि बिल्कुल वो काम नहीं करेगा। लेकिन मेंटेनेंस क्या बोलता है कि जब ये मशीन चला होगा तो पहले तो कुछ अनसाउंड, कुछ ऐसा आवाज आया होगा जो तुमको लगा होगा नहीं, आवाज पहले नहीं आता था, अभी क्यों आया। ऐसा होता है जब बाइक चलाते हैं तो लगता है कि पहले नहीं आया, ऐसा आवाज क्यों अभी आ रहा है, चाहे वो चक्का में आवाज आता होगा, चाहे पीछे कहीं से भी आवाज आता है, कॉमन सेंस हम लोग का है। तो वही यहाँ पे जो मेंटेनेंस इंजीनियर बैठा रहता है वो ऑब्जर्व करता है कि ये पहले आवाज नहीं आया, अभी क्यों आया। जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा आवाज आया, वो तुरंत इसमें इंस्पेक्शन करना शुरू कर दे कि ये क्यों आया, और उसको ठीक करता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब एक वो कहते आवाज आ रहा, आने दो 1-2 महीना आएगा अपने, फिर अचानक ये मशीन बैठ जाएगा, काम नहीं, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया मशीन। अब क्या होगा फिर मशीन, तो जो ब्रेक डाउन हुआ तो वहां तो प्रोडक्शन होगा नहीं, जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन तो मैंने यही आकर रुक गया और मेरा टाइम तो मेरा बढ़ गया, क्योंकि टूल चेंजिंग टाइम मेरा बढ़ गया। अब हो सकता है कि मशीन को बनाने में 1 दिन लग जाए, 2-3 घंटा लग जाए, ये हो सकता है 1-2 महीना लग जाए, पता चला कि नहीं नया मशीन लाना पड़ेगा मुझे, ऐसा हो सकता है कि, और तो पता चला और मेरा टाइम चला गया। जो कस्टमर वेट कर रहा था 1-2 दिन के लिए, अब उसको 1 महीना वेट करना पड़ सकता है। पता चला कि वो प्रोडक्शन रोक देगा, वो कहीं और सामान ले लेगा, तो पता चला कि उस कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हम ब्रेक डाउन का वेट नहीं करेंगे, हम जैसे ही मेंटेनेंस हमारा आवाज आया उसी वक्त इसमें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना शुरू कर देंगे। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रूल क्या था, हम पहले इंस्पेक्शन करेंगे, सबसे पहला काम हमारा एक साइकिल था ना, रिपेयरिंग साइकिल एनालिसिस, वो करेंगे। वो करने के बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा स्मॉल रिपेयरिंग की जरूरत है कि नहीं है, फिर मीडियम देखेंगे, फिर इंस्पेक्शन करेंगे। जो साइकिल हम तैयार किए थे क्या नाम था, उसका नाम तो मुझे भुला चुके, रिपेयरिंग साइकिल, ठीक है, एनालिसिस, ये हम लोग करेंगे। और ये जब करेंगे तो हम लोग एक होता है, एक मिस्त्री हो गया सिंपल कर रहा है, एक होता है एक्सपर्ट जो मशीन के बारे में बहुत जानकार होता है, वो तुरंत जाके मैनुअल किताब खोल के देखेगा कि इस तरह से प्रॉब्लम आया तो कैसे चेक करेंगे, कैसे खोलेंगे। तो खोलने का स्टेप होता है, ऐसा नहीं कुछ मर्जी उठा खोल दिए, सबका अपना टूल्स होता है, ये टूल्स का यूज करेंगे, सब वर्कशॉप में बताया गया भाई इस टूल्स का ये यूज होता है, इसलिए सब वर्कशॉप बताया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं, इस टूल का ये यूज है, इस टूल का ये यूज है। तुम हैमर ही पढ़े होगा, बहुत तरह का हैमर, भाई इस हैमर का ये यूज होता है, ये वेट के अकॉर्डिंग होता है, ये शेप के अकॉर्डिंग होता है, ये सब टेक्निकल है। ऐसा नहीं जो मर्जी हैमर उठा दिया और पीट दिए, नहीं,
हर हैमर का अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है और उसका यूज होता है। अलग बात है कि हम लोग को आते हैं जो मजदूर उठा के हम लोग कर देते हैं, लेकिन एज इंजीनियरिंग हम लोग उस चीज का यूज करते हैं, किसका यूज यहाँ पैसे होते हैं। उसी तरह इस मशीन को खोलने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल के, क्यों ऐसा क्यों होता है, जो मर्जी से टूल नहीं, क्योंकि इसका जो नट कॉम है, जो मशीन है जो नट बोल्ट से बना हुआ होगा उसके लिए उसी चीज का टूल बना होगा, क्यों, ताकि हमारी चेंजिंग टूल टाइम है रिड्यूस करने के लिए। असल सारा चीज बनाया जाता है कि ताकि हम जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सके। जो चीज बनाने में 1 घंटा लगेगा उसको कम से कम 45 मिनट्स या 30 मिनट्स में हम कर सके। इसके लिए वो सब ऐसा टूल कंपनी बना के देता है। तो ये देखने में बहुत छोटा है भाई, वर्कशॉप को छोटा करके निकल गए, ये लेथ मशीन की नहीं है। इसको देखा जाएगा तो बहुत वास्ट चीज होता है मैकेनिकल के लिए। वर्कशॉप का जानकारी होना, एक टूल का जानकारी होना, इसलिए तुम लोग को पढ़ाता है, मेट्रोलॉजी पढ़ाया जाता है। क्यों भाई, ये टूल का ये यूज है, ये टूल का ये यूज है, इस टूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मर्जी उठा के हम यूज करने चले जाए, ठीक है। बस क्या तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा होगा और तो रिजल्ट सही से आएगा कि नहीं आएगा तो दूसरी बात है। ओके, तो ये सारा चीज होता है, ये सारा चीज को हम टेक्निकली किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन यूज करना ना करना वो अलग बात है कि इसको यूज किया नहीं किया हम लोग, लेकिन सब चीज होता है, जानते भी हम लोग हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसको हम लोग जब किताब में बैठेंगे पढ़ने के तो कुछ समझ ही नहीं में क्या। तो किताब में वही चीज लिखा हुआ है जो हम लोग करते हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हैं। ओके, तो ये सारी चीज, हमारा मशीन टूट गया, प्रोडक्शन रुक गया, तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, जब वो रिलीज हो गया तो ऑटोमेटिक कॉस्ट भाग जाएगा उस चीज का। तो ये सारा चीज को इसलिए हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा टूल यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ताकि हम मिनिमम पाथ हम लोग फॉलो कर सकें। तो ये तुम्हारा था टोटल क्वालिटी में, टोटल प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या कंसेप्ट है यहाँ पे वो डिस्कस किए। बहुत सारे एग्जांपल भी दे दी तुमको हमें, इतना एग्जांपल वक्त हो सकता नहीं तो लिखने का मौका मिलेगा। हाँ सिंपल, इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी देख लेते हैं। इसमें जब तुम्हारा बहुत क्वेश्चन बस एक ही तो पूछेगा कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी, तो बस तुम्हारे एक का सब प्रोडक्टिविटी का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा। और अगर ये क्वेश्चन के रूप में दिया तो तुमसे ये पूछ सकता है कि टोटल प्रोडक्टिविटी का क्या मीनिंग है और प्रोडक्शंस में इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर टोटल प्रोडक्टिविटी कम है या ज्यादा है या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जो हमको ज्यादा ही करना है तो ज्यादा करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, तो जवाब वही होगा कि हम मेंटेनेंस को हम सही से रखें। मेंटेनेंस को हर एक पार्टिकुलर समय पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे अच्छी स्किल से, ऐसा नहीं कि उठा के मार्केट से किसी को भी उठा के लेके आ गए ये ठीक कर दो उसको, तो ऐसा नहीं है। हमको स्किल अच्छे मतलब कि ऑपरेटर से करवाना पड़ेगा, मैनुअल के अकॉर्डिंग करवाना होगा, जिस टूल का इस्तेमाल करना उस टूल का इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए हर कंपनी में एक मेंटेनेंस इंजीनियर हो जाता है, एक एक्सपर्ट होता है जो टूल के बारे में जानकारी रखता है कि हाँ कैसे खोलना है, कैसे इसको बंद करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कंपनी में मौजूद होते हैं, ठीक है। हर कंपनी के मशीन का एक्सपर्ट होता है कि हाँ भाई इस मशीन में खराबी होगा तो उसको हम बुला के उसको ले आएंगे। तो ये था हमारा टोटल क्वालिटी प्रोडक्शन के बारे में और ये मेंटेनेंस के बारे में जो अब तक जितना भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ये सारा चीज हो चुका मेरा है। अब एक चैप्टर तुम लोग का बचा हुआ, 2-3 चैप्टर बचा हुआ, एक ऑटोमेशन बचा हुआ जो विकास सर पढ़ाएंगे, उनके बाद हो चुका है। हो सकता है मंडे को, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन मंडे से वो तुम्हारा ऑटोमेशन का चैप्टर फिनिश करेंगे। और उसके बाद बच जाएगा फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वो भी अगर देखेंगे तो मन्ना सर को बोलेंगे सीएस वाले को टीचर को कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कर दे। वो बड़ा चैप्टर नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो है मतलब कि 2-3 घंटा में वो चीज हो जाएगा। बस कैसे कैसे इंटरनेट का काम यूज होता है, कौन सा प्रोसेसिंग हो, कैसे कैसे नेट का यूज होता है, कैसे यहाँ पे ट्रांसफर होता है डाटा, ये सब बारे में ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो वो भी मंडे से नहीं लेकिन पहले ऑटोमेशन कंप्लीट होगा तुम्हारा। क्योंकि अब तक जितना भी हमने मशीन पढ़ाया है सिर्फ हमने पढ़ाया फीचर्स कि हाँ भाई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसे प्रोडक्शन होता है, लेकिन अब उसको ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेशन अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें कैसे कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। इसमें तुमको सेंसर के बारे में पढ़ना होगा, कैसे कोई चीज सेंस करता है, कैसे कोई प्रोडक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मशीन खराब हो गया तो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ होगा कि भाई ये मशीन मेरा खराब हो, ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे मशीन प्रोडक्शन में रुक गया। तो ये सारा मशीन अब जो वक्त जो टेक्नोलॉजी थी बहुत आगे निकल चुका है, तो अब हम लोग मैनुअली अब तो कुछ करते हैं नहीं है, अब धीरे धीरे बहुत ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन कुछ कुछ कंपनी में अभी भी सेमी ऑटोमेटिक काम हो रहा है, मतलब कुछ मैनुअली भी होता है, कुछ ऑटोमेटिक, दोनों मिला के बोलते सेमी ऑटोमेटिक हमारा। लेकिन
और बड़े बड़े एडवांस कंपनियों में तो अब तो फुली ऑटोमेटिक आ चुका है। उसी के बारे में कैसे ऑटोमेटिक काम करता है, कैसे अपने आप हमारा कोई मशीन रुक जाता है, अपने आप कैसे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो इस सभी के बारे में जो ऑटोमेशन से वो तुमको विकास सर हो सकता है मंडे से वो तुमको डिस्कस किया जाएगा। तो चैप्टर 1 फिनिश हो चुका तुम्हारा डिटेल में है। उसके बाद चैप्टर 2 सीएनसी भी कंप्लीट हो चुका तुम्हारा है, और लास्ट का चैप्टर तुम्हारा जो आज कंप्लीट किए हैं वो तुम्हारा मेंटेनेंस भी खत्म हो गया। पावर इंजीनियरिंग में तुम्हारा ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। विकास सर के साथ साथ जो हम क्लास लेंगे वो हम पावर इंजीनियरिंग का रिवीजन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो मंडे से पावर इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 फिर से रिपीट कर, जो बच्चा नहीं है ज्वाइन, जो क्लास मिस कर चुका है उसको फिर से बोल दोगे कि मंडे से पावर इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन क्लास चलेगा। प्लस इसमें ये बताया जाए कौन कौन सा क्वेश्चन जेयूटी में पूछा जा सकता है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस सब के बारे में हम चैप्टर 1 से रिपीट फिर से करेंगे हम। ठीक है, इसको जो बच्चा मिस कर चुका है, फिजिकल क्लास तो मिस हो ही गया है तुम लोग का बहुत बच्चे का, तो प्लीज ऑनलाइन क्लास में मिस नहीं करोगे, कम से कम बैठे बैठे पहला चैप्टर को रिवीजन हम करेंगे तुम लोग के लिए। ठीक है।